how to frame the legal opinion in Gangster Act, how to peruse and vet the gang chart, and how to prosecute, मैं prosecute तो नहीं कहूंगा, अपनी पैरवी की बात कहूंगा कि उसको किस 14A के अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स में डीएम के सामने, कलेक्टर के सामने अपने पक्ष को रखना, और लखनऊ जैसे शहर में जहां पर कमिश्नरी सिस्टम है वहां पर कमिश्नर के सामने अपने पक्ष को किस तरह से रखना, पक्ष को ही नहीं रखना, एक ओवरऑल सिनेरियो ऐसा क्रिएट करना कि आप कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए या कंसर्न डीएम के लिए इंडिस्पेंसेबल हो जाए। यह वो संस्थान है जहां पर सन 1999 3 मई को मेरा पहली बार आगमन हुआ था एज एपीओ, जैसे आज आप आए, और यकीन जानिए मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मैं आज आपके सामने एज एडिशनल डायरेक्टर ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट का, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मेरे लिए विषय है, लेकिन एक बड़ी लंबी दूरी हम लोगों ने तय की। अवधेश जी भी इसके साक्षी हैं। हम लोगों ने साल 2 साल के अंदर ही अपनी सर्विसेज ज्वाइन की थी। मैं इनके विषय का समय कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दिल की बात है वो आज अवधेश हैं यहाँ पर, तो कहने के लिए मैं उत्सुक हो रहा हूँ। बड़ा लंबा सफर हम लोगों ने तय किया, बहुत पथरीले रास्तों का सफर था। एक ही कमरे में हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन के लेवल की चीजें तैयार की, ओपिनियंस दी, हाईकोर्ट से अपने मन से चीजें डिवाइस की, प्रोएक्टिव रोल अपनाया। आज भी ये डिस्कस कर रहे थे कि मेरी पत्नी भी कहती थी कि बाकी सब तो 3:30-4 बजे अपने घर आ जाते, उनकी गाड़ियां लगनी शुरू हो जाती, तुम ऐसा क्या करते हो कि 6-6:30 बजे लौटते हो, 7 बजे लौटते हो या और लेट हो जाते। वही बात है, अवधेश जी दोहरा रहे थे कि मेरी पत्नी भी कह रही थी कि भाई सब लोग आ जाते हैं, शुक्ल जी तो फला समय पे आ जाते हैं। ये वो प्रोएक्टिव एटीट्यूड है जो किसी व्यक्ति को बाकी सभी सामान्य लोगों से अलग करता है। ये वो प्रूडेंस है, ये वो आपकी प्रूडेंस है, ये वो आपकी क्षमता है, ये वो आपकी कैपेसिटी है, ये वो आपका एक्यूमन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है जो आपको एक सामान्य व्यक्ति से अलग करती है और एक लीडरशिप क्वालिटी के रूप में आपको एस्टैब्लिश करती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करती है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो उसको आप जब किसी और से मुखातिब होते हैं तो आपको वो ऊंचे स्तर पर आपको सम्मान के रूप में देखता है। तो मैं इससे ज्यादा अवधेश के लिए कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आपका इनसे मुखातिब होने का समय कम हो जाएगा। मैं इनको लगातार बुलाता रहूंगा अवधेश भाई को। आज का विषय एक इंपॉर्टेंट विषय के रूप में है। There are only 2 measures in criminal justice administrative system. That is, one is preventive measures and one is punitive measures. So the preventive measures are also very much important. ये कहा जाता था कि आप एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स में कैसे परफॉर्म करते हैं, जिले में आपकी छवि का सबसे बेहतर संदेश उसी से जाता है। तो इसलिए मैं आपके और अवधेश जी के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। जो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर एंड पीस के विषय पर मैं आपको लगता होगा कि ये विषय बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन आपकी निश्चित रूप से एक इंसाइट डेवलप होगी अवधेश जी के संभाषण से। थैंक यू अवधेश जी फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सूरी सर अभियोजन के पहले भी कोऑनर थे, हैं और रहेंगे आगे भी, बड़े जुडिशरी चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सूरी सर बड़े भाई हैं, इसलिए बहुत कुछ बोल गए हैं, उनका अपना अधिकार है। हम सिर्फ आपके बड़े भाई हैं, बड़े भाई ही रहेंगे। बड़े भाई बनना तो बड़ा आसान है, फर्ज निभाना बहुत टिपिकल है। हमारे साथ जो लखनऊ में है हमारे छोटे भाई बहन, उनको पता होगा कि सिर्फ कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देता है कि नहीं हम सब निभाते रहेंगे, लेकिन निभाना बड़ा टफ है। जब आपके सामने समस्या आए उस समय अगर बड़ा भाई बन के खड़ा हो जाए सामने, तब बड़ा भाई है। और वही प्रयास करते रहते हैं हम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करते हैं। बाकी हमारे जो है आप सब हमारे संवर्ग के कोहिनूर हैं, इसलिए कोहिनूर है कि आगे का सारा संवर्ग आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है
और ये जो आज का हमको अध्याय 8 दिया गया है, ये सब निश्चित रूप से आप लोगों ने 8-10 बार पढ़ा होगा और परीक्षा के समय भी पढ़ा होगा, आप भी जानते होंगे। हम सिर्फ व्यवहारिक पहलू को टच करेंगे, बाकी सब आपको पता है। जरूरत पड़ने पे आपके पास सीआरपीसी है, पलट के आप देख भी लेंगे। बस व्यवहारिक टच मैं देना चाहूंगा। ये बताइए, आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे, उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। अरेस्ट जो है किन किन मामलों में होती है, जैसे स्टार्ट हम करेंगे, अरेस्ट किन किन मामलों में होती है। एक अक्सर पुलिस बोलती रहती है प्रिवेंटिव अरेस्ट, कहती है ना, एक प्रिवेंटिव अरेस्ट और एक प्यूनेटिव अरेस्ट। तो आज हम प्रिवेंटिव अरेस्ट की यहां चर्चा करना चाह रहे हैं। तो जब प्यूनेटिव अरेस्ट की चर्चा करेंगे तो दो चीज आएगा। आप लगातार देखते रहेंगे शौकीन की रूलिंग और रेस की रूलिंग, दुनिया भर की जितनी भी रूलिंग्स आई हैं वो सिर्फ इसलिए आई है कि जो प्री मेच्योर अरेस्ट की बात करती है। ऐसा क्यों? सारे राइडर्स जो है अरेस्ट पे जो लगे हुए वो प्री मेच्योर अरेस्ट पे ही क्यों लगे हुए हैं? बताइए, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए, आर्टिकल 21 है, किसी भी व्यक्ति को उसकी जो है शारीरिक और उसकी स्वतंत्रता से जो है विधि विहित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं किया जा सकता। प्री मेच्योर अरेस्ट करके अगर मान लीजिए हमने भेज दिया किसी को और कल को ये स्थिति आई कि उसके खिलाफ अपराध नहीं बन रहा है, तो जो 2 महीना 3 महीना वो जेल में काटा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ आदमी इतना लंबा प्रोसेस खींचता है कि वो जब छूट जाता है सोचता है कि अरे बच गए, तो बाकी प्रोसीड नहीं करता है। अगर निश्चित रूप से वो प्रोसीड करे कि अपना 1 महीने जेल में रहने का हिसाब मांगे, तो किसी के पास हिसाब देने की स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए सारे राइडर लगे हुए हैं। आप जब 170 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, देखिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। 154 से 173 तक चलेगा, तो जैसे ही प्रोसीड करेगा अरेस्ट की बात कहां आती है? 170 सीआरपीसी में अरेस्ट की बात आती है। उसके बाद कोई विवेचना नहीं होती है। 171 में गवाहों से बंध पत्र लेंगे, 172 में केसगारी लिखी जाती है और 173 में फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगाते हैं। वहां शैल वर्ड यूज है, आप कभी देखिएगा 170, तो वहां शैल वर्ड यूज है, वहां मे वर्ड यूज नहीं है और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन फिर नहीं है, चाहे वेलेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन वेलेबल ऑफेंस हो, वहां तो अरेस्ट करना ही करना है। अगर अकाउंट फॉर नहीं हुआ, अकाउंट था, उसको करना ही करना है। चलिए, उसकी चर्चा बाद में की जाएगी, पहले प्रिवेंटिव की हम चर्चा करते हैं। देखिए, अपराध रोकते हैं किस प्रकार रोकते हैं? एक तो प्रिवेंटिव एक्शन में इसलिए होता है कोई अग्रेतर ऑफेंस ना हो या कोई ऑफेंस ना किया जाए, पहले ही रोक लिया जाए। जैसा हम कहते हैं कि 151 में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अभी देखिए, सामान्य सा नहीं है। 151 का जो अरेस्ट है वो सामान्य सा नहीं है, क्योंकि इस पे प्रोनाउंसमेंट है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है जो प्रिवेंटिव अरेस्ट है। तो इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और एक अपराध करने से पूर्व हो गया, एक अपराध करते समय हो गया, एक अपराध करने के बाद हो गया। तो प्यूनेटिव अरेस्ट जो होती है वो अपराध करने के बाद की स्थिति होती है। एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, ये बताइए कि जो अध्याय 8 की कार्रवाई होती है, जैसे एक व्यक्ति है, कोई 17 साल का व्यक्ति है और वो कोई ऐसा ऑफेंस करने जा रहा है या मान लीजिए चाकू लेकर दौड़ के जा रहा है, तो उसको पकड़ के उसके साथ हम 107 की कार्रवाई कर सकते हैं, 107, 8, 9, 10 की कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? माइनर पे नहीं करेंगे। माइनर पे कार्रवाई नहीं कर सकते। ये जेजे एक्ट में लिखा हुआ है और सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ। सीआरपीसी में जब 107 से आप 124 तक पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ आगे आप 121 के आसपास जाएंगे कि जहां बंधपत्र, जहां वो किशोर है जिसको पाबंद किया जा रहा है, वहां उसके संरक्षक द्वारा जो है प्रतिभूत किया जाएगा, संरक्षक उसकी श्योरिटी देगा। लेकिन चूंकि स्पेशल एक्ट जेजे एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट जैसा आपको पता है, स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा जनरल एक्ट पे, तो इसलिए माइनर के विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते। माइनर के विरुद्ध जब भी पुलिस वाला कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। अच्छा, और बताइए, ये जो आपका अध्याय 8 है 106 का, तो हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब परिशांत भंग करने वाला कोई ऑफेंस है जो गिनाया गया है 106 में, उसमें जब न्यायालय निर्णय करती है तो वो ये आदेश कर सकती है कि 3 साल के लिए, अधिकतम 3 साल के लिए इसको पाबंद कर दिया जाए कि ये परिशांत भंग न करे। उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे आज का विषय नहीं है, वो जब न्यायालय आदेश करेगी तो अपना करेगा। दूसरी चीज एक और डिस्कस करें आपसे, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर किया कि इसको 3 साल के लिए पाबंद किया जाए और वो अपील हुआ, अपील में जो है वो आदेश उलट गया, जो उसकी दोषसिद्धि का आदेश था वो आदेश उलट गया, तो जो उसने पाबंद करने का 1 साल का ऑर्डर किया वो तो बना रहेगा ना?
दोनों तरफ बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं, सभी लोग सहमत है ना? नहीं, बहुत सही। और क्या क्या महत्व है इसका, इस चैप्टर का महत्व? तो हम लोग सिंपल से सोचते हैं कि एसडीएम के यहाँ ये चलता है, प्रक्रिया भी डिस्कस करेंगे। एसडीएम के यहाँ चलता है और जो सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करके आए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग इसमें से, नहीं किया कोई प्रैक्टिस? वकालत नहीं किया है कोई? चलिए, हम 8 साल वकालत किए हैं, 8 साल प्रैक्टिस करके हम आए हैं, तो लगता था कि एसडीएम के यहाँ जाना 116 हमारी तौहीनी है, तो एसडीएम क्या कर जाएंगे, तो उसका इंपॉर्टेंस भी दिमाग में 107 का इंपॉर्टेंस भी नहीं था, उसका इंपॉर्टेंस जरूर जानिए। आपने जब गुंडा एक्ट की कार्रवाई में जाएंगे डीएम के यहाँ गुंडा एक्ट करने के लिए, तो गुंडा एक्ट इसको जरूर एक आध जगह नोट करते जाइएगा, जो स्पेसिफिक है, बाकी वो हमारा है, मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा पूरा चैप्टर। सेक्शन 8 है गुंडा एक्ट का, और गुंडा नियंत्रण नियमावली का प्रस्तर 23 है। उन दोनों में लिखा हुआ है कि अगर 107 से 110 के तहत किसी को पाबंद किया गया है तो ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए प्रमाणिक मूल्य लिखा हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंस इसका यहां पे है, जब गैंगस्टर की विवेचना करना शुरू करेंगे तो गैंगस्टर में भी सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि अगर किसी गिरोह के किसी सदस्य को पहले पाबंद किया गया 107 से 110 में, तो ये गिरोहबंद अधिनियम के लिए प्रमाणिक मूल्य लिखा हुआ है। तो दो इंपॉर्टेंस आपके समझ में यहां आ जाए। एक चीज और आपने देखा होगा, अगर किसी ने आयोग अनुज्ञप्ति ली होगी तो उसका फॉर्म जब भरा जाता है तो उस फॉर्म में ही लिखा हुआ है कभी इसको प्रशांत भंग करने के लिए पाबंद तो नहीं किया गया है, एक कॉलम रहता है। और अगर वो कॉलम है तो फिर उसको लाइसेंस मिलने में बड़ी असुविधा होती है। और एक चीज, जैसे देखिए, देखने में तो बड़ा सामान्य सा लगता है कि आदमी पाबंद कर दिया, अगले पर कार्रवाई हुई और छोड़ दिया, ले आया, इसके बाद छोड़ दिया, क्या चलो भविष्य में अपराध मत करिए। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया और उसी से धीरे धीरे घटना शुरू हुई तो आप देखेंगे पूरी एक श्रृंखला हो जाती है कि अभी सामान्य से लगने वाली वो एक घटना, जिसके लिए अगर पाबंद कर दिया आपने हैवी मुशक्के से, तो हो सकता था वो घटना निवारित हो जाती, तो वो निवारित नहीं हुई बल्कि उसी से एक श्रृंखला चल पड़ी और पता नहीं कितने मर्डर इस तरफ से हो गए, कितने मर्डर उस तरफ से हो गए, जो सामान्य सा लगा था। तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इसको अगर कायदे से इंप्लीमेंट किया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज एक और जानिए कि आपने देखा होगा कि जब एसडीएम के यहाँ पकड़ के आता है 107 का मुलजिम, 107 से 110 का जो भी मुलजिम पकड़ के आता है या चलानी आती है, तो होता क्या है, वकील साहब एक एप्लीकेशन लेके आते हैं और वो एप्लीकेशन जमानत लिख करके प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत एसडीएम के यहाँ देते हैं और एसडीएम उस पर 50-50 हजार का व्यक्तिगत बंद पत्र, उतनी ही धनराशि के 2 मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर देते हैं। ये सही है प्रोसेस? सिर्फ प्रोसेस का ही हम जानना चाहते हैं, मतलब प्रोसेस ही डिस्कस करेंगे आपसे। सही है ये? ऐसा ही तो होता है ना, किससे इतर कुछ होता है? क्या होना चाहिए? उन्होंने जो दाखिल किया उसमें एप्लीकेशन दे दिया और उसमें उनका बॉन्ड ले लिया गया, क्या होना चाहिए? पहले पाबंद हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी तो मालूम लखनऊ वालों को फोकस नहीं करना नहीं, आप हमारी बात समझ नहीं रहे। फिर से समझिए, एक बार फिर समझिए। 107 की चलानी में अभियुक्त पकड़ कर आया और उसी चलानी के बाद वकील साहब ने एक एप्लीकेशन दिया प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत, और उस पर मजिस्ट्रेट ने, एसडीएम ने एक ऑर्डर किया कि 50-50 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंद पत्र और 50 हजार रुपए के 2 प्रतिभूत दाखिल करने पर रिहा किया जाए। अब ये आपके प्रोसेस के लिए सही है? तो 16 के तहत जांच होनी चाहिए सर। गलत है नहीं, उनसे बॉन्ड लिया जाएगा कि आप प्रशांति कायम रखेंगे। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, 2 चीज होगी। आप कभी सीआरपीसी में 87 और 88 पढ़िए। 87, 88 सीआरपीसी ये कहती है किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए जो बांड देता है, जो इन्होंने बांड दिया यहाँ पे, या कभी कभी आप देखते होंगे 88 का ऑर्डर कर देता है हाई कोर्ट, उस पर जो बांड दिया गया वो बांड सिर्फ अपीयरेंस के लिए है, बेल नहीं है। बेल जो मूल आपका ऑफेंस है उसमें वो बेल नहीं है। उसी प्रकार अगर वकील साहब ने एप्लीकेशन दिया और उस पर ये आदेश हो गया तो ये 107 की मंशा का नहीं है, 111 की मंशा का, ये तो सिर्फ उपस्थिति के लिए है। और अगर वो ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रशांत भंग करता है या सदाचारी नहीं रहता है तो आप उसकी जब्ती नहीं कर सकते।
इसीलिए जब 107 के साथ 116 की रिपोर्ट आती है, सही तो यह है कि 107 की रिपोर्ट के साथ 116 की रिपोर्ट भी आए और उसमें स्पष्ट रूप से विवेचक लिखे रहे कि ये ड्यूरिंग इंक्वायरी भी परिशांत भंग कर सकता है। जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ड्यूरिंग इंक्वायरी जब तक हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे उसके पहले भी परिशांत भंग कर सकता है, इसलिए इसको पाबंद कर दिया जाए ड्यूरिंग इंक्वायरी बिना कंक्लूजन पे पहुंचे। तो इसका एक स्पेसिफिक आर्डर होना चाहिए एसडीएम का कि ये समान रूप से नहीं होता, जहां होता है निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, कहीं नहीं होता है निश्चित रूप से। यहाँ हमने मान लीजिए कमिश्नरी हम लोगों ने शुरू कराया है तो वो सामान्य रूप से करते हैं। इसके बाद जब 122 की रिपोर्ट देते हैं 446 का जब्ती नहीं हो सकती, तो निश्चित रूप से उस समय ये आदेश होना चाहिए स्पेसिफिक अलग से, भले ही वो दिए हो कि ये परिस्थिति विद्यमान है और इन परिस्थितियों में आप परिशांत बनाए रखने के लिए ड्यूरिंग इंक्वायरी भी इतने रुपए की धनराशि दे, और उसके अनुक्रम में जब वो धनराशि देता है तो फिर वो पाबंद अगर वो परिशांत भंग करता है या सदाचारी नहीं रहता है तो उसकी जब्ती हो सकती है। एक चीज और आता है कि काम न करना पड़े, इसलिए लोग छापे छपाए प्रोफार्मे पे भरा रहते हैं। 107 की प्रोसीडिंग थाने में भी भरी जाती है और एसडीएम साहब के यहाँ भी पूरा सेट प्रोफार्मा रहता है, वही उनका स्टेरो निकाल के उसमें नाम पता भर के वो दे देता है, उसी का अग्रेतर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो सही है ये, इस पे बहुत से प्रोनाउंसमेंट है कि जो है वो ऐसा नहीं किया सकता, उसका पूरा विवरण, एक संक्षिप्त विवरण जिससे ये लगे कि क्या आधार किन आधारों पे कार्रवाई की गई वो आना चाहिए, उनकी रिपोर्ट में भी आना चाहिए, और जो 111 का आदेश पारित कर रहा है एसडीएम उसकी भी रिपोर्ट में ये चीज आनी चाहिए। ये बताइए कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति लखनऊ में रहता है लेकिन लखनऊ में कोई अपराध नहीं करता, लखनऊ में उससे परिशांत भंग करने की कोई संभावना नहीं है, रायबरेली में संभावना है, तो यहां का एसडीएम कार्रवाई कर सकता है। और रायबरेली वाला बिल्कुल बहुत सही, दोनों लोग कार्रवाई कर सकते हैं, व्यक्ति हो या वो स्थान हो, अगर उसके जुरिडिक्शन में तो ये कार्रवाई की जा सकती है। 107 की सारी कार्रवाई जो है पुलिस की रिपोर्ट पे ही प्रोसीड करेगी ना। हम इसे दिफार नहीं रख रहे हैं जो है शैलेश जी से, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते, अन्य व्यक्ति कहने पर क्यों? सूचना किसी भी प्रकार से आ सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि उसमें वर्ड इस्तेमाल क्या है, इत्तिला, पुलिस रिपोर्ट इस्तेमाल नहीं है, पुलिस द्वारा दी गई सूचना इस्तेमाल नहीं है। यही प्रोसीडिंग जब आप गैंगस्टर पढ़ेंगे उसमें भी है, उसमें हम लोग सोचते हैं गैंग चार्ट अनुमोदित कराएगा फिर कार्रवाई करेगा, उसमें प्राइवेट व्यक्ति भी प्रोसीड कर सकता है, तो वही स्थिति इसमें भी है। जबकि अमूमन हमको नहीं लग रहा कि हमने करीब 28 साल का ये कचहरी की लाइफ हो गई, इसमें हमने नहीं दिया कभी कोई प्राइवेट व्यक्ति दिया हो, इस वजह से अननोन होने की वजह, जानकारी ना होने की वजह से लोग नहीं देते हैं, नहीं तो कार्रवाई उस पर भी हो सकती है। जी जी जी, हाँ चलिए तो बहुत अच्छा है। एक चीज और, तो ये एक चीज कन्फर्म हो गई ना कि जैसे मान ये जब आया आदमी तो एक अलग से स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर 116(3) में करना है तो स्पेसिफिक ऑर्डर उन्होंने कर दिया कि ड्यूरिंग इंक्वायरी इतने धनराशि का दीजिए, और वो आदेश 116(3) का भी तब होगा जब 111 का आदेश हो जाए। 111 का आदेश एक तरीके से प्रस्ताव की आप एक साल के लिए, जैसे 106 में और 110 में मैक्सिमम अवधि कितनी है, 3 साल, बाकी तीनों सेक्शंस में 1 साल की, 106 और 107 में परिशांत भंग करने के लिए, बाकी सब में सदाचार के लिए। आप एक्चुअली देखेंगे कि जो प्रपोज किया गया है, एक बार 111 का जो ऑर्डर किया गया है उसमें जो प्रपोज है उससे ज्यादा हम बाद में नहीं कर सकते। जो ड्यूरिंग इंक्वायरी पाबंद करने के लिए कर रहे हैं उसमें भी वो भी अधिक नहीं हो सकती 111 से, और बाद में भी हम उससे अधिक नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। अगर हमने 3 साल का प्रस्ताव किया है तो बाद में हम 1 साल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 110 में हमने 1 साल का प्रस्ताव किया है तो हम 3 साल नहीं कर सकते। ये देखना है। दूसरी चीज ये देखना है, अगर 50,000 रुपए के बंधपत्र का हमने प्रस्ताव किया है तो फिर 1 लाख नहीं कर सकते। और अवधि
अमाउंट जो भी एक बार हमने 111 में फिक्स कर दिया है उसको हम आगे नहीं फिक्स कर सकते, कम कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है कि अच्छा बताइए सामान्य रूप से कितना होना चाहिए बंधपत्र, अमूमन कितना होना चाहिए, और कोई लिमिट नहीं इसकी निर्धारित 20,000 सही है। नहीं, कोई लिमिट नहीं निर्धारित है। जो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। जो 10 कंपनियों का मालिक है उसके लिए 20,000 की कोई वैल्यू है नहीं। और जो बेचारा रिक्शा चलाता है महीने में 5 रुपए कमाता है उसके लिए 20,000 की सिक्योरिटी इकट्ठा करना आसान है नहीं। तो ये तथ्य और परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी वाला उसके लिए हम 10 लाख कर सकते हैं और अगर कोई रिक्शा चालक उसके लिए 5,000 ही 10 लाख के बराबर है। तो ये एक कोई ये नहीं हो सकता कि एक निश्चित कोई धनराशि 50,000 करें, सभी 50,000 ही करेंगे, मामले की तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए करेंगे। एक चीज और देखिए, जब भी आपके पास रिपोर्ट आती होगी, कोई भी रिपोर्ट आती होगी पुलिस की, अमूमन आपने अगर देखा होगा कंसिडर करके, तो उसमें हरदम निकल आता है कि बहुत दुस्साहसिक अपराधी है, भयंकर अपराधी है। तो सही निकल आता है, क्यों? अच्छा बताइए, मान लीजिए आप देखिए, जब तक पुलिस वाले लिख के ले आ रहे हैं, जो भी प्रोसीड कर रहे हैं करें, वो अपराधी लिखे चाहे दोषी, जो मर्जी लिखे, आप अगर उस पर पेन चला रहे हैं तो क्या आप उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मान लीजिए 10 मुकदमा 392 का दर्ज है, आप लिख सकते हैं अपराधी है ना? नहीं सर, जब तक कन्विक्ट नहीं होगा तब तक नहीं। दोनों तरफ से बोल रहे हैं आप, नहीं सर, 100 ट्रैक है तो बिल्कुल लिखिए जी। होने के बाद देखिए भाई, इसीलिए कह रहे हैं टेक्निकल शब्द जो कचहरी वाला है वही हम डिस्कस करेंगे आपसे। आपका विधिशास्त्र क्या कहता है? आपका विधिशास्त्र कहता है, आपका दंडिक जो भी प्राविधानों कहता है, प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका अपराध संदेह से परे साबित न हो जाए। तो अपराधी लिख सकते हैं हम। अपराधी कौन है? जो कन्विक्ट जी, अभियुक्त लिख सकते हैं। जब तक कन्विक्ट नहीं है तब तक हम अपराधी नहीं लिख सकते। गैंगस्टर लिख के आते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखिए, अभियुक्त अपराधी, मुलजिम और मुजरिम, एक्यूज और कन्विक्ट में वही अंतर है जो मैं बता रहा हूं। अगर मुलजिम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब अभी प्रस्तावित है, वो गिल्टी होल्ड नहीं है। मुजरिम शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब गिल्टी होल्ड हो गया। हम लिख रहे हैं, ओपिनियन लौटाते हैं तो आप लोगों ने देखा हुआ लिखते हैं कि नहीं, इसमें क्योंकि अपराधी लिखा हुआ कृपया वो अपराध स्पष्ट करें, इसमें कन्विक्शन हुआ। यस सर। वो जो मर्जी लिख के आए, आप आगे प्रोसीड करना। हमको आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हमसे आपको कोई मतलब नहीं। हमारा कहना मान रहे ना माने वो जनरल काम है, लेकिन अगर उनकी ओपिनियन, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर हम अपना कुछ चिड़िया बैठा रहे हैं तो हम लर्निंग पर्सन है, हम विधि के एक्सपर्ट हैं। हम नहीं कर सकते, हमको नहीं पता था। आपने पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति अगर डकैत नहीं है उसको डकैत कह दिया जाए तो मानहानि की परिभाषा में दंडित किया जा सकता है। तो क्या जिस व्यक्ति को आप अपराधी कहते हैं, किसी भी गिल्टी होल्ड नहीं है, और आपकी दांडी के साथ आप कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक अपराध संदेह से परे साबित न हो जाए, तो वो अगर मानहानि का मुकदमा करे बच जाएंगे। इस वजह से अक्सर हम सफल होते हैं कि आदमी सोचता है कि इतनी लंबी प्रोसेस है, 3 महीने में डिस्पोजल हो जाए, 6 महीने में डिस्पोजल हो जाए, हो सकता है कि वो कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। यहाँ छूटते कन्विक्शन होते 10 साल हो जाता है आदमी को। इतना ज्यादा वो रहता है कि आदमी छूटता है तो सोचता है कि चलिए बहुत बड़ा हमको जो है वो मिल गया, बच गए जैसे, तो आदमी भागता अपनी जान बचाता है। तो हम नहीं लिख सकते ये, इसीलिए वो हम कह रहे हैं क्योंकि उसमें अभियुक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड मुलजिम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराधी तभी इस्तेमाल करेंगे, मुजरिम तभी इस्तेमाल करेंगे जब किसी में उसको गिल्टी हो। ठीक है, प्रिंटेड प्रोफार्मे पर भी नहीं हो गए तो आपको मैंने बताई है। पूरी प्रक्रिया अध्याय 8 में कैसे कैसे इसकी जांच की जाएगी, पूरी प्रक्रिया अपने आप में इसमें है। अलग से हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि हम आ जाए, बस समन ट्रायल की प्रक्रिया इसमें अप्लाई जाएगी। होता क्या, जैसे आया और इसके बाद 111 का आदेश बना दिया गया, प्रस्ताव की इतने की श्योरिटी, इतने का जो है इतनी अवधि के लिए प्रस्तावित किया जाता है। और अगर जांच के दौरान भी हमको लगा तो 116(3) का अलग से आदेश प्रोसीड हो गया। उसके बाद 111 के आदेश होने के बाद अगर वो व्यक्ति उपस्थित होता है। चलिए एक और आ गया है, कभी आपके सामने ऐसा अवसर आया है कि बेल के समय कोई व्यक्ति सीधा बेल एप्लीकेशन दिया हो, सरेंडर न दिया हो?
पूछे नहीं, आपने कहा नहीं कि आपने सरेंडर क्यों नहीं दिया? तो वकील साहब पूछे भी होंगे कि मैं क्यों दूं सरेंडर, कहां लिखा हुआ है? नहीं, जो आत्मसमर्पण, अच्छा चलिए सेक्शन 88 मानते हैं, मान लीजिए आत्मसमर्पण एप्लीकेशन करता है, प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण रोज ही देखते हैं हम लोग, रिपोर्ट लगाते हैं, किस प्रावधान दिया जाता है? 44 जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 437 436 एक बार फिर से देखिएगा, उसमें वर्ड इस्तेमाल है हाजिर होता है या लाया जाता है। तो जहां हाजिर होता है वही समर्पण करता है, वही प्रोसेस इसमें भी है कि हाजिर होता है, लाया जाता है मतलब कोई ले आएगा, कस्टडी में ले आएगा। हाजिर होता है मतलब स्वतः आ गया, हाजिर होता है। बहुत सही। तो अब लाया जाएगा मतलब किसी न किसी के कंट्रोल में है वो, तो लाया गया है, हाजिर हो रहा है तो अपने आप हाजिर हो रहा है। अच्छा, इसमें कितने दिन तक किसी व्यक्ति को जेल में डिटेन किया जा सकता है? यही अगर 107 की प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे 107 की कार्रवाई चल रही है, 110 की कार्रवाई चल रही है, तो कोई ऐसी परिस्थिति है कि किसी व्यक्ति को डिटेन भी किया जाए? जैसे कभी कभी ऐसी परिस्थिति, मान लीजिए अभी आप लोगों का 2-4 साल की सर्विस हो करना ऐसा अवसर आया हो, कभी कभी ऐसा अवसर आया, कहीं मान लीजिए क्रिटिकल जिले में आप हैं और उसमें कहीं किसी को डिटेन करना है, तो सोचता है कि नहीं भाई इसमें नहीं करेंगे, ये फला है, ये कोई आदेश दिए नहीं, कोई बांड नहीं भरेंगे या कुछ नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कैसे क्या किया जाए, और कोई ऑफेंस भी उस तरह नहीं दिख रहा है, तो कैसे डिटेन किया जाएगा? 3 महीने इसमें क्या सकता है? आर्टिकल 22 में भाई ऐसा चैप्टर है जहां किसी अपराध के बिना हम अरेस्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को ला रहे हैं। इसका जब आप आगे पढ़ेंगे 112 के बाद, 112 में जब उपस्थित है तो उसको पढ़ के सुनाया समझाया जाए कैसे प्रोसीडिंग चलेगी। 113 का जब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे, 113 का फर्स्ट पार्ट में अगर कस्टडी में है, कहीं किसी अभिरक्षा में है, तो उसके लिए वारंट जारी किया जाएगा लाने के लिए। सेकंड पार्ट में है अगर वो जो विवेचक है संतुष्ट कर देता है कि इस व्यक्ति को सम्मन न जारी करके वारंट जारी कर दिया जाए, क्योंकि ये किसी बीच पर शांत भंग कर सकता है, तो सीधा वारंट जारी किया सकता है। जैसे जब आप 87 पढ़े 88 पढ़े, उस पर लिखा हुआ सम्मन की जगह वारंट जारी करना आगे लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार इसमें भी है कि अगर 113 के सब क्लास 2 में लिखा हुआ है, अगर वो विवेचक या जो भी थाना प्रभारी रिपोर्ट करता है अगर संतुष्ट कर देता है कि नहीं इस व्यक्ति का वारंट निर्गत करना जरूरी है, तो वारंट जारी किया सकता है सीधा पहले इंस्टांस में ही, और उसमें वो आदेश की कॉपी 111 की लगी रहेगी और जो डॉक्यूमेंट उसके वो लगे रहेंगे। ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी बोलते हैं हमारे डीएम ने बोला कहा कि इसको डिटेन करना है और डिटेन करने के लिए व्यवस्था करनी है, बताइए कहां पर, तो कैसे करेंगे, इसलिए इसको जानिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2011 की प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसकी सारी कार्यवाही जो है वो लीगल है, वैध संवैधानिक है। ये 107 आपको क्लियर हो गया। प्रसाद भंग करेगा, लोक प्रसाद विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे प्रसाद भंग हो जाएगी या लोक प्रसाद विक्षुब्ध हो जाएगा। ये 107(16) का है, 107 का है। 108 में आपका है जो राजद्रोहात्मक बातों को फैलाता है, इसमें सिर्फ 1 साल के लिए है। जो 124A की 124A और जो है 153A 153B 295A ऑफेंस इसका करने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है। 292 का कर रहा है तो सदाचार के लिए वो प्रतिभूत उसके लिए कर सकता है। 109 में है संदिग्ध अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूत। तो एक चीज वर्ड इस्तेमाल हुआ कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है, तो वो कैसे हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नहर के किनारे बैठा हुआ है तो सोचेंगे हम नहीं पकड़ लिया इसको, जो है संदिग्ध रूप से बैठा हुआ है। कितने होशियार थे अंग्रेज, कितना सही बनाए हुए थे इसको कि इसमें किसी को पकड़ लाए वो एक्सप्लेन करता रहेगा।
कि जो है हम अपनी उपस्थिति नहीं छिपा रहे हैं। उपस्थिति छिपाना कहीं जंगल में छिप करके या एक खोल में बैठ करके नहीं, उपस्थिति वैसे हो सकती है। मान लीजिए कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए हेलमेट लगाए हुए हैं, आज की स्थिति में पूरा चेहरा ढके हुए हैं, कोरोना के चक्कर में पूरा सारा सिर्फ आंखें दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा किया जाना संज्ञेय अपराध के लिए हो तो फिर इसमें आएगा कि अपनी उपस्थिति वो उस तरीके छिपा रहा है तो कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस्टेब्लिश करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। इस्टेब्लिश अभी तक तो यही देखा गया होगा, हमको नहीं लग रहा है कि 6 महीने की जैसी पूरा होता है वैसे अपने आप डिस्पोज हो जाता है, किसी में संभवतः आदेश होता नहीं। दूसरी चीज ये आप कभी आपके पास फाइल आए तो आप एक चीज देखिएगा कि ऑर्डर शीट में क्या लिखा रहता है। जैसे 107/16 की चलानी रिपोर्ट प्राप्त हुई और बॉन्ड इतने का लिया गया, पत्रावली वास्ते फर्दर ऑर्डर दिनांक फला को पेश हो। अब अगर उस बीच उसने कोई ऑफेंस कर दिया है या परेशान भंग कर दिया, जब्ती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, 116 दिन का मान लीजिए बॉन्ड ले लिए, मैं ऑर्डर शीट की आपसे बात कर रहा हूं। जब उसकी 107 की ऑर्डर शीट चलती है, उस ऑर्डर शीट पे पहली ऑर्डर शीट पे आया कि 107 की रिपोर्ट चलानी रिपोर्ट प्राप्त हुई, ये फला फला लोग आए, इन्होंने 116 दिन का आदेश किया गया और उसमें इन्होंने बॉन्ड दिया, पत्रावली वास्ते दिनांक फला को वास्ते हाजिरी पेश, यही लिखा जाता है ना। तो जांच कहां शुरू हुई भाई? जब तक आप जांच शुरू नहीं करेंगे, आप आगे प्रोसीड नहीं करें, तब तक जब्ती कैसे करेंगे? आप कुछ कर नहीं सकते, आपने जांच ही नहीं किया भाई, आप शुरू प्रोसीड ही नहीं किया, आप तो सिर्फ हाजिरी लगा रहे हैं, तो हाजिरी में थोड़े तक जब्त नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वो आपने जब्त कर लिया और रिवीजन से भी उनका उड़ गया, उनके पक्ष में आदेश नहीं हुआ, लेकिन अगर स्पेसिफिक आदमी देखेगा तो होगा। इसलिए जब भी ऑर्डर शीट में ऐसी स्थिति आए, जैसे जब गोंडा में मेरी पोस्टिंग थी, मनकापुर से एक आया 50,000 रुपए जब्ती करने के लिए वहां आया था, तो एसडीएम ने कहा फाइल मेरे पास कि सर इसमें जब्ती करना है किसी भी कीमत की। हमने कहा दिखाइए ऑर्डर शीट दिखाइए, तो ऑर्डर शीट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखा हुआ था, वास्ते हाजिरी पेश हो, और कहीं कोई सिग्नेचर है तो हमने कहा सब फाड़ डाली ऑर्डर शीट और फिर लिखिए ऑर्डर शीट और उसमें लिखिए कि वास्ते जांच दिनांक फला को पेश हो, चलानी करता फला वास्ते साक्ष्य तलब हो, संबंध से तलब हो, और फिर उसका स्टेटमेंट लेके आगे प्रोसीड करिए करके फिर 50,000 हम लोगों ने जब्ती करा था, हाईकोर्ट का स्टेटमेंट किया। लेकिन जब आपने जांच की कार्रवाई शुरू ही नहीं की है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ऑर्डर शीट कम से कम बोले ना, ये होता है। देखिए ओरली हम आप आर्गूमेंट करने जाते हैं कोर्ट में, जो मर्जी बोला जो भी कहना हो आप 325 में कह लीजिए साहब आजीवन कारावास सजा है, कोई कुछ कर पाएगा? कोई कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और भी अगर आप करें। लेकिन अगर आपने पेन उठाई और पेन उठा करके अगर आपने लिखना शुरू किया तो 325 में 7 साल की सजा नहीं, आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी वजह यह है, एक चीज और ज्यादा कि सरसरी तौर पे, मैं शैलेश भाई से भी चर्चा करता था, सरसरी तौर पे कभी जिंदगी में ओपिनियन मत दीजिए। जैसे आपको लगे कि नहीं हम जो है ये फाइल में निष्कर्ष हम पहुंच गए, निश्चित रूप से आप निष्कर्ष पहुंच जाएंगे, सब बड़ा एक्सपर्ट है, पहुंच ही जाएंगे। लेकिन देखिए एक चीज होता है कि आपने 2 लाइन का लिखा है तो पीछे पीछे जाइए ना एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके पास जा रहा है आप पीछे पीछे जाइए एक्सप्लेन करने के लिए। हमने ये निष्कर्ष इसमें अपराध नहीं बनता है इसलिए लिखा है, ये बताते जाइए आप घूम घूम के, चाहे डीएम क्या बताना हो, चाहे एसपी क्या बताना हो, चाहे एसीएस के यहाँ बताना हो, बताइए। इसलिए जब लिखिए ना तो पूरा आधार सहित लिखिए, क्योंकि उस आपकी ओपिनियन जिसके पास जाए, चाहे एसपी के पास जा रही है, डीजी के पास जा रही है, एसीएस के पास कहीं भी जा रही है, तो जब आपने जहां शुरू किया महोदय मैंने पत्रावली का परिशीलन किया और निष्कर्ष जहां लिखा है, कोई भी वहां चलेगा तो वहीं पहुंचेगा जहां आपने निष्कर्ष पहुंचाया। तो आपकी ओपिनियन जहां जहां जाएगी वहां आप बोलती रहेगी, आपको जाके बोलने की जरूरत नहीं है। फिर आप आराम से जिस फाइल में आपने ओपिनियन दिया, आप निश्चित होकर के उस फाइल को ओपिनियन देने के बाद भूल जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ 2 लाइन लास्ट में निष्कर्ष लिखा है इसमें नहीं बनता है तो फिर एक्सप्लेन करने की स्थिति रहे, क्योंकि आप जानते हैं ना जहां 6 विद्वान बैठे रहे वहां 7 निष्कर्ष निकलता है। तो जो हम आप जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, एक जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी निष्कर्ष पहुंचे। और जब घटना घटित हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो बुद्धि सबकी बहुत ज्यादा खुल जाती है, इसमें ऐसे किया गया होता तो ये हो गया होता। इसलिए लिखना जरूरी है कि जिन जिन तथ्यों पे, जिन जिन आधारों पे आपने ये ओपिनियन होल्ड किए निष्कर्ष, उन आधारों को पढ़ते हुए कोई भी व्यक्ति चलेगा तो वहीं पहुंचेगा जहां आप पहुंचेगा।
उससे इतर अगर और उससे इतर कहीं अगर जाना है तो आदमी और कोई उधर थोड़ा इतर जा सकता है, लेकिन जिस क्रम से आप चले उस क्रम से वहीं पहुंचे, कोई भी पहुंचे XYZ। और कानून के जानने में कोई प्राकांड नहीं होता है। हर आदमी अपने आप में परफेक्ट है। जो लिखना शुरू करता है, जिस दिन आप पेन कागज लेकर के किसी फाइल लिखना शुरू करें, उस दिन आप राम जेठमलानी की बप्पा है, कोई दूसरा आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस वजह से कि आपको वो अवसर है और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इस कॉन्फिडेंस से जब आप लिखेंगे फिर कोई समस्या नहीं। पूछने में निश्चित रूप से नहीं हिचकना चाहिए। अपने जूनियर से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए, क्योंकि कानून में जो सबसे बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का होगा 10 लाख लेगा, उससे भी पूछ लिया तभी वो भी पता लगे दोनों हाथ उठा लेगा। तो इसलिए जब भी लिखना शुरू करिए तो ये मान के चलिए कि नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, लेकिन किसी से पूछने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नौकरी आपको अपने दम पे मिली है, अपने बलबूते, अपने परिश्रम की वजह से मिली है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं मिली है। इसलिए वो बेहतर तरीके से हम आप ही कर सकते हैं। चलिए हो गया 109 का हो गया। सदाचार के लिए जो पूर्वाधारियां बरत रहा है, आपको मैंने बताया दिया कि वो संज्ञा अपराध करने के लिए और लगे अपरेंटली आधार सहित लगे कि वास्तव में पूर्वाधारियां बरत रहा है अपराध करने के लिए। जैसे अजीत सिंह का मर्डर हुआ था, आकर के लोग छिपे रहे, रेकी कर रहे हैं, एक साल से 6 साल से एक साल से 6 महीने रेकी कर रहे हैं, कहीं छिप के रह रहे हैं, किसी कमरे में रह रहे हैं। तो इस तरीके से कोई प्रावधानियां बरत रहा है तो उसके खिलाफ इसकी कार्रवाई की जा सकती है। 110 में अभ्यासिक अपराधियों के संबंध में लिखा हुआ है कि अभ्यासिक अपराधियों के संबंध में 110 की कार्रवाई की जाती है। मिनी गुंडा सुने आप लोग? नहीं। मिनी गुंडा की कार्रवाई सुने? हम भी बहुत देर में सुने हैं, 2 साल पहले ही सुने हैं। 110 की कार्रवाई को हमारे जो अग्रज हैं वो मिनी गुंडा बोलते हैं। मिनी गुंडा की कार्रवाई है। और यही इसका एक प्रावधान आगे 116 में एक ऐसा ही आपका चैप्टर है जहां बिना सजा हुए आप अपराधी लिख सकते हैं। मैं उसमें भूल गया आपको बताने के लिए, जो मैं चर्चा कर रहा था कि अपराधी नहीं कर सकती। आपका अध्याय 8 जो है, इसमें उस व्यक्ति की अपराधी होने की सामान्य ख्याति ही रिलेवेंट, लेकिन वो अपराधी सिर्फ इसी अध्याय 8 के लिए ही है, बाकी किसी ऑफेंस के लिए नहीं है। कि आप गैंगस्टर में लिख रहे हैं या गुंडा लिख रहे हैं तो वहां लागू नहीं होगी। जब इसकी कार्रवाई होगी तो यहाँ खूब लिख सकते हैं अपराधी, क्योंकि इसमें 116 में अपने आप में ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि उसकी अगर सामान्य ख्याति अभ्यासिक अपराधी होने की है तो है। अभ्यासिक अपराधी किसको कहेंगे? एक अपराध 392 का किया है तो अभ्यासिक अपराधी तो हो ही है ना। दो पे नहीं होगा, दोनों तरफ से दोनों लोग बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हो जाए, कुछ कह रहे हैं नहीं हो जाए। क्या होता है हम मत होंगे। एक नहीं बहुवचन चूंकि है तो एक से अधिक होगा तो निश्चित रूप से अभ्यासिक होगा। आपको रूल्स ऐसे भी मिल जाएंगी कि जिसमें लिखा हुआ जब तक 3 केस में गिल्टी होल्ड नहीं हो जाएगी तब तक गुंडागर्दी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। आप शीतल की रूलिंग देखेंगे, शीतल बनाम स्टेट ऑफ यूपी की, कि अगर 3 मुकदमे में उसके खिलाफ 3 मुकदमे में बेल आउट है तो गुंडागर्दी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हम जैसे देखिए, आप बीच में देखे होंगे शाहीन परवीन वाली एक वो आई थी रूलिंग, जिसमें वो जस्टिस भल्ला सर 17.5 साल की लड़की में लिखते थे कि अगर ये 366 या नहीं बनेगा इसमें जो है फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं। जो भी आप बहुत लोग देखे, बहुत जगह बेचारा कहता साहब हम क्या करें, इसमें शैक्षिक प्रपत्र के हिसाब से 17.5 साल दिख रही है। अब वो कह रहे हैं एजी साहब, डबल एजी साहब फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं और एक भी जस्टिस भल्ला का आपको जजमेंट नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने ये लिख दिया हो कि वो 18 साल 17 साल पढ़ा। किसी भी नहीं। हम लोग जिसमें धारदोई वाले में तलब भी हुए थे उसको भी हम लोगों ने देखा, कहीं नहीं लिखते। वो तो डर की वजह से भी चला आता साइन पर भी देखते हुए नहीं इसके साथ फाइनल रिपोर्ट बनना। तो हम तो स्ट्रिक्ट अर्थान्वयन करेंगे ना। अगर 18 साल लिखा हुआ है, 18 साल से अगर एक दिन भी कम है तो ये प्रोनाउंसमेंट 482 हाई कोर्ट करे, जो भी देखना उसको जो करना हो करे। हम नहीं कर सकते। हम अगर पौने 17 वाले को लिख दिए कि हाँ इसमें कोई अपराध प्रमाणित नहीं हो रहा है तो हम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर 18 साल से कम है तो उसकी सहमति असहमति इररिलेवेंट है। तो हमको स्ट्रिक्टली अर्थान्वयन करेंगे भाई, जिसको जो अधिकार दायित्व जितनी शक्ति दी गई उतना शक्ति हम यूज करेंगे। बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसमें हम लोग मान लीजिए 17.5 वाले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की SLP बना दी थी 19 के साथ हरदोई में SP हम लोगों ने SLP बना दी थी जिसमें नहीं भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की गलत आदेश। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे जाने दीजिए बहुत सा रीड होता है, पता नहीं किसने गलत आदेश कर, फिर रह गया, फिर हर आदमी डर गया, वही होता है।
देखिए एक करते हैं, एक 379 411 लिखेंगे, 110 की रिपोर्ट भेज देंगे। तो 110 की रिपोर्ट भेज करके एसडीएम के यहाँ करवाएं या यहाँ एसीपी के यहाँ करवाएं। हमारा अगर पेन उस पर जाएगा तो हम कहेंगे कि 110 कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये अभ्यासिक अपराधी नहीं है। क्या एक मुकदमे पर 110 कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर हेडिंग जब आप देखेंगे तो अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिबूत एक मुकदमे कर सकते हैं। कर सकते हैं, रूलिंग है। कर सकते हैं, लास्ट टाइम में लिखा है डेस्परेट हो तो कर सकते सही कह रहे हैं। यही बारीकियां हैं। जैसे मान लीजिए जरूरत पड़ेगी जब, तो हम आप देखेंगे, ढूंढेंगे उसमें कहीं मिले जो 110 जी करते हैं। जब भी रिपोर्ट भेजते हैं तो 110 जी की भेजते हैं। उसमें लिखा है जो इतना दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका छुट्टा घूमना पर संकटमय है समाज को, वहां कोई अपराध नहीं लिखा। वही स्थिति आप जब गुंडा एक्ट में देखेंगे 2D लिखा हुआ है, उसमें यही दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहना पर संकटमय है। लेकिन क्या ये विधि की मंशा है कि ऐसे? भाई देखिए, अब एक आदमी के खिलाफ 1-3 साल में मुकदमा लिख गया, तो आप दुस्साहसिक भयंकर उसको मान लेंगे? या मुकदमा भी नहीं लिखा, कोई मुकदमा नहीं लिखा हुआ, तब भी कार्रवाई हो सकती है 110 की? अगर लिखे तो क्यों नहीं हो सकती? जो आपका 110 जी वाला है, अगर आप लिखेंगे, जैसे एक आदमी इतना दुस्साहसिक है कि गया 2 थप्पड़ जो है मार के आया, उनको प्रमुख को 2 थप्पड़ मार के आया, 2 थप्पड़ वीडियो को मार के आया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। या भले बाजार में किसी को पीट दिया, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की रिपोर्ट दिखाने। तो नहीं दिखा तो दुस्साहसिक भयंकर की परिधि में आ सकता है ना। या कोई, या जैसे जब आप गैंगस्टर में कार्रवाई कर रहे हैं तो गैंगस्टर के लिए भी कोई प्रायर FIR होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि हम जो अभी आप मैंने कह रहा था ना ओपिनियन के संबंध में, हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब के पास रोता हुआ है, अब साहब इसको जरा किस तरीके से करा दीजिए, बड़ा दबाव पड़ा, उन्हें हमारी इंस्पेक्टरी गई। अभी ये देखें कि NSA बनवाने के लिए जब आता है इंस्पेक्टर तो रोता हुआ, साहब SP कहा NSA नहीं बन जाएगा 2 दिन के अंदर, तो हम गए। और उसके पास कुछ नहीं, उसको कोई 302 में भी कोई डॉक्यूमेंट उसने NSA कलेक्ट नहीं किया है। एक चीज और, क्योंकि ज्यादा वो सब्जेक्ट नहीं, अगर मैं इतर हट रहा हूं, कोई हाथ तो नहीं कर रहा हूं। नो सर। देखिए, मैं कहता रहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, आपको कोई दस्तावेज दी गई, तो जो सामान्य रूप से हम आप कर रहे हैं, जैसे रोज ओपिनियन दे रहे हैं 330, 325, 5 की, तो 10 ओपिनियन भी मान लीजिए आपको मिल गई, तो अगर अवॉइड करना तो उसको अवॉइड करेंगे। अगर आपको कोई डिपार्टमेंटल फाइल मिली, ओपिनियन के लिए कोई ऐसी फाइल मिली कि जो कोई नहीं कर रहा है, उसको जरूर पकड़िए, उसको जरूर करिए, जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगे, थोड़ा सा पूछना पड़े 4 लोगों से, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सिंपल सा एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। और अभियोजक को ऑल इन वन होना चाहिए। अगर ऑल इन वन नहीं होंगे तो जैसे नहीं, मैं बीच में कहता रहता हूँ, हर आदमी को आवश्यकता हो जानी चाहिए। जैसे कोई संकट आया, आप जिंदगी आप चीज देखे होंगे कि घर में कोई टेक्निकलिटी अगर हुई, तो जो एक व्यक्ति लीड कर रहा है कायदे से, तो आदमी फट से उसी जवान पे उसी का नाम आ जाएगा, अरे फलाने कहाँ गए, वही निपटाएगा। तो ये लगता है कि अभी वो जा रहे हैं, जैसे लगे कि अब आप जा रहे हैं छुट्टी पे, तो अरे कैसे होगा, अब आप जाएंगे कैसे होगा। जब आवश्यकता बने रहे, और हमारे पास कोई आदेश करने का कोई पावर नहीं है, सिर्फ अपनी बुद्धि विवेक है। उस बुद्धि विवेक से आप कितना यूज कर सकते हैं, कितना यूज नहीं कर सकते हैं, कितना अपने ऊपर लोगों को डिपेंड कर सकते हैं, कितना डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कोई ऐसी पत्रावली आपको मिले जिसमें आपको कुछ नया करना है, निश्चित रूप से वो सामान्य रूप से नहीं, आपको अपना समय तो देना ही पड़ेगा। सामान्य रूप से आप 15 मिनट देते किसी फाइल में, आपको 4 घंटा देना पड़ेगा। किसी से पूछना भी पड़ सकता है, किताब भी खरीदनी पड़ सकती है, या अलग फाइल भी देखनी पड़ सकती है। तो जब आप देखे रहेंगे तो कम से कम कल को आप रेडी हो जाएंगे, या इंचार्ज हो जाएंगे, या फिर जहां भी जाएंगे, जुडिशियल अफसर हो जाएंगे, जहां जाएंगे तो वहां हर जगह आपको बताने वाला हरदम कोई थोड़े मिलेगा। आपको अगर मान लीजिए क्विकली डिस्पोजल करना हुआ तो कैसे करेंगे? इसलिए सब कुछ देखिए। अगर डिपार्टमेंटल फाइल आ रही है तो उसको भी देखिए। NSA की फाइल मिल रही, कोई बना रहा है तो भगा तो देगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई सीनियर भगा देगा। मैं ऐसा नहीं मानते कोई भगा देगा आपको, नहीं। लोग थोड़ा छिपाते रहते हैं कि सामने वाला न जान जाए, लेकिन सब जान जाएंगे। तो जो कोई समस्या नहीं, जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जब मेरी गोडा में पोस्टिंग थी तो स्टार्टिंग में मैंने एक NSA बनाया,
376 का तो लोगों ने कहा वो हर जगह की स्थिति हुई, तो लोगों ने कहा कि उसका आएगा जो है मर्डर का आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो मर्डर वाला भी आ गया, नोट वाला आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब आप काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कुदरत भी आपकी मदद करेगी। फिर नोट वाला भी आया, तार वाला भी आया, डीजल वाला भी आया, सब का इन्वेस्टर बना। और आज तक यहाँ से वहां से करके हरदोई तक लगभग 70-80 इन्वेस्टर बनाने का अवसर मिला है। मैं अपने ग्रुप पे शेयर भी करता रहता हूँ इन्वेस्टर कि सब लोग अपना देखते रहिए कि कभी जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको ये लगे किसी दूसरे के लिए ढूंढना पड़े, किसी दूसरे के पास जाना, क्योंकि हर अयोध्या को परफेक्ट होना चाहिए, अपने हर मामले में परफेक्ट होना चाहिए। भागने हमारा आपका भागने काम ही नहीं है। उनको लगेगी आ गए फले की शैलेश जी पहुंच गए तब काम हो जाए कंप्लीट, कोई समस्या नहीं है। तो ये हर अभियोजक के लिए ऐसा नहीं है भाई, आराम तो सबको अच्छा लगता है ना कि नहीं चलिए हम क्यों करें रूटीन में, ये मेरा काम नहीं है। हम तो हमने अक्सर देखा कुछ हालात वही होती है कि मेरा काम नहीं तो क्या हाल रोकने के लिए हमारा काम थोड़ा है, विद्युत दिमाग ही तो लगाना है। तो जितना विद्युत दिमाग लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना अच्छा हम जानेंगे, जानकारी हमको उतनी अच्छी होगी। तो वो करते रहने की जरूरत है। और उस पर मैंने इसलिए मैं लगातार उस पर भी शेयर करता रहता हूँ। कोई भी वो हुआ जो NSA की दूसरी बीच में भी बताया, इसमें व्यक्तिगत रूप से भेजता रहता हूँ। हर आदमी को हमारे हाथ प्राथमिकता को जानकारी होनी चाहिए। वो कंफर्म हो गया ना, ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूत के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अगर इसमें हम कवर करते हैं तो बिना किसी अपराध के 110 में पाबंद कराया जा सकता है, लेकिन उसका पूरा फुलफिल हो जाए, कंडीशंस फुलफिल हो जाए। व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित रहेगा 111 का ऑर्डर बनेगा, उसके बाद ही आगे प्रोसीड होगा। जो न्यायालय में उपस्थित है 112 के तहत जैसे आरोप पढ़ के सुनाते हैं वैसे पढ़ के सुनाएंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, जांच के लिए लगाएंगे। अगर उपस्थित नहीं है तो 113 में सम्मन या जैसी स्थिति हुई वारंट जारी करेंगे। 114 में है कि जो भी सम्मन वारंट जाएगा उसके साथ वो आदेश और जो आधार है जिसपे वो आदेश पारित किया गया उसकी प्रति उस पर संलग्न हुई कि सामने वाला जान जाए कि किस लिए उसको बुलाया गया है। एक चीज और देखते हैं, जैसे हमारी क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग चलती है उस प्रोसीडिंग में लोग परमानेंट हाजिरी माफी दरखास्त देते हैं, देखा आपने? देखते हैं जी जी किस सेक्शन में देते हैं? 317 में ये लिखा हुआ कि प्रोसीडिंग स्थगित की जाएगी जिसमें अभियोजन और प्रतिरक्षा पक्ष के खर्चे भी शामिल हैं। ये अगर हिंड्रेंस पैदा कर रहा है तो सेपरेट की जा सकती है। 200 कौन बोला 205? सही बोल रहे हैं। जो 205 में लिखा हुआ है कि उसका ड्यूरिंग टाइम जो है हाजिरी माफी दी जा सकती है, वही 115 से किसी में लिखा हुआ है कि जब ये इसमें इंक्वायरी शुरू होगी तो किसी व्यक्ति की हाजिरी उसके अधिवक्ता के माध्यम से भी मानी जा सकती है। 116 में ही है जो इंक्वायरी होगी जिसने रिपोर्ट भेजा है उसका स्टेटमेंट या उसके साथ जो हमराही रहा है या जो उस संबंध में कुछ बता पाए उसका स्टेटमेंट होगा प्रोसीडिंग। इसके बाद जो डिफेंस का है अपना उसका स्टेटमेंट होगा, फिर आगे प्रोसीडिंग 117 की जो भी आदेश पारित होना होगा 117 का आदेश पारित होगा। पहले 116 में ये सब आ जाएगा। साधारण ख्याति के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है, तो हमको ये अगर अपराधी कर रहे हैं तो हमको उसमें गिल्टी होल्ड होने का डॉक्यूमेंट नहीं देना है, हमको देना है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में सभी लोग इनको अपराधी अपराधी कहकर बुलाते हैं। अरे भाई गुंडा अपराधी है ये कहकर बुलाते हैं, ये स्टेटमेंट सफिशियंट है अगर हम दे रहे हैं साधारण ख्याति के बारे में। उसमें 6 महीने के अंदर प्रोसीडिंग पूरी हो जानी चाहिए जांच। अगर 6 महीने के अंदर प्रोसीडिंग पूरी नहीं हुई तो रीजन लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं प्रोसीड आगे बढ़ सकता है, जैसे आपकी तिथि में मान लीजिए कोरोना फैला हुआ है 1 साल तक बंद था, तो ये रीजन लिख करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और उस रीजन वो रीजन सफिशियंट है कि नहीं है, आपका ग्राउंडलेस है कि ग्राउंड से नहीं है, इसके संबंध में रिवीजन भी जा सकता है, रिवाइजेबल भी है आपका आदेश आगे प्रोसीड करने के लिए। कब से ये लागू होगा आदेश? आदेश जो है वो कब से लागू होगा? 117 में फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल ऑर्डर कर दिया कि 3 साल के लिए पाबंद करना है, 1 साल के लिए पाबंद करना है, कितने धरना पे पाबंद करना है। और अगर लगा कि नहीं जो भी आरोप लगाया गया तो उस आरोप के बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हम उसको साबित नहीं कर सकते, 118 में उल्लंघन कर देगा। वो अवधि कब से शुरू होगी? मान लीजिए 116 एक जो आपने आदेश किया, फाइनल 117 का आदेश किया और कोई व्यक्ति जेल में, आपने आज ऑर्डर किया कि आज से 6 महीना 1 साल के लिए जो है उनको पाबंद किया जाता है और वो जेल में है।
1 साल बाद छूट रहा है। अब क्या खत्म हो गए? तो 1 साल बाद स्टार्ट होगा वो 119 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। और कोई परिस्थिति? और एक तो मान लीजिए जेल की परिस्थिति हो गई, अगर जैसे कंफर्म हो गए सब लोग ना, ये अक्सर आपके पास सवाल आएगा, साहब वो तो 1 साल से जेल में है, तो 6 महीने की अगर खत्म हो गई, मान लीजिए 6 महीने के लिए पाबंद किया गया है, तो कहेंगे वो तो 1 साल से जेल में है, तो ये तो आदेश आपकी तिथि में हुआ था, आज से 6 महीना पूरा हो गया, आदेश खत्म हो गया। तो आदेश खत्म नहीं हो गया, जिस दिन वो जेल से छूट कर आएगा उस दिन से 6 महीना गिना जाएगा, 1 साल गिना जाएगा। ये कंफर्म हो गया। अगर वो बाहर है तब आदेश में कोई तिथि है तो उसी तिथि से या फिर आदेश की तिथि? चलिए बहुत अच्छा, खूब मेहनत किए आप लोग। अगर स्पेसिफिक कोई तिथि नहीं है तो आदेश की तिथि से लागू होगा, और अगर आदेश में कोई स्पेसिफिक तिथि उन्होंने रख रखी है फला तारीख से लागू होगा, जैसे होता है गुंडा एक जिला उधर की आज की तिथि में, तो आज की तिथि में तुरंत छोड़ चला जाएगा नहीं, ये हो सकता है 3 दिन बाद से लागू होगा या फला से लागू होगा। अगर स्पेसिफिक तिथि दिए हैं तो उस दिन से लागू होगा, अगर नहीं दिए तो जिस दिन ऑर्डर हुआ है उस दिन से लागू होगा। और भंग कब मानेंगे इसको? जैसे 116(3) का जो हम पाबंद करते हैं, जब आप 122 पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 117 का जो आदेश है उसका अगर वायलेशन किया गया है तो 122 की प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो अगर 116(3) को जो हम पाबंद किए उसमें क्या होगा? क्या उसमें भंग किया तब कुछ कर सकते हैं? 122 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा 117 के आदेश का अगर उल्लंघन किया जाता है, 117 में जो आदेश पाबंद करने का किया गया है, अगर उसका वायलेशन किया जाएगा तो जो अवशेष अवधि है उस अवधि के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है, और वो अगर संपत्ति के जो समअपहरण एक प्रोसीडिंग है उसके कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। 122 कह रहा है, लेकिन मान लीजिए 116(3) की चर्चा नहीं कर रहा और 116(3) में हमने उसको ड्यूरिंग इंक्वायरी जो है पाबंद किया है। अब वो जाकर के कल फिर मारपीट कर लेता है या कल किसी का मर्डर कर देता है, तो आप क्या करेंगे? क्या हो सकती है प्रोसीडिंग 122(4)46 से कि नहीं होती? बताइए, दो परिस्थिति मैंने रखा आपके सामने ना, एक तो फाइनल ऑर्डर आपने 117 में हो गया, उसके बाद तो करेगा तो है ही है, 122 में है, लेकिन 116(3) में हमने पाबंद किया, 122 में ही नहीं लिखा हुआ है। 120 में लिखा हुआ है कि जब पाबंद किया गया, आप जैसे पढ़ेंगे CRPC में तो 421 में लिखा हुआ कि कहीं कोई स्पेसिफिक प्रावधान अगर जुर्माना वसूलने का नहीं है, 421 से 431 में है, जुर्माना का नहीं है तो उसी प्रकार वसूला जाएगा जैसे जुर्माना वसूला जाता है। तो 120 में लिखा हुआ है अगर किसी व्यक्ति को बंधपत्र लिया गया है प्रशासन बना रखने सरकारी के लिए और बाद में कोई अपराध करता है तो ये माना जाएगा उस बंधपत्र का भंग, और भंग है तो फिर 446 में 446 में जब्ती की प्रोसीडिंग हम CRPC की उसी कर सकते हैं, जो उसको 122 में जेल भेजने के अतिरिक्त है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जब गुंडा एक्ट की प्रोसीडिंग करते हैं तो सेक्शन 10 पढ़ा किसी ने, सबको पता है ना, गुंडा एक्ट में अगर वायलेशन होता है 6 महीने के लिए जिला बदल किया गया है और उस बीच वो वायलेट करता है तो 3 साल की सजा है, कॉग्निबल और नॉन बेलेबल। 11 सेक्शन 11 में लिखा हुआ है अगर मान लीजिए उस अवधि के दौरान अगर वो पकड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति के पास जो भी प्राधिकारी है, चाहे DM है या जहाँ कमिश्नर है, प्रोड्यूस किया जाएगा और वो उससे जिले से बाहर करेगा। तो सेक्शन 10 में जब ऑर्डर करता है मजिस्ट्रेट तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें सर ये ऑर्डर हो जाए कि ये प्रोड्यूस किया जाए या फला जिले के लिए करा जा सकता है, 11 का भी कंप्लायंस किया जा सकता है। वही स्थिति इसमें भी है कि जो अगर अग्रेसर कोई अपराध उसके बाद करता है, प्रयत्न करता है, दुष्कर्म करता है तो बंधपत्र का भंग माना जाएगा। प्रतिभूओं को अस्वीकार कर सकते हैं। देखिए अमूमन भेजते हैं किसी व्यक्ति को पकड़ के ले आए 107 में और ये है कि बड़ा प्रेशर है, छूट के जाएगा तो अभी फिर बवाल हो क्षेत्र, तो उसमें यही करते हैं कि लोग हैवी श्योरिटी कर देते हैं, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे या हम अस्वीकार। लेकिन ऐसा कुछ अगर हो भी रहा, देखिए हम लोग को बहुत बीच में व्यवहार को देखना पड़ता है, नहीं करना है तो कहेंगे नहीं तो भाई कि मान के चलता है प्रशासन की आपको सब कुछ आता है, सारी तकनीकियों की आपको जानकारी है, तो वो अस्वीकार भी कर सकता है। उस अस्वीकार को हायर कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है कि उन्होंने गलत तरीके से अस्वीकार किया है। अब एक चीज और, जैसे कोई व्यक्ति बेल पे छूटा हुआ है या ट्रायल उसका चल रहा है तो बीच में नहीं जाते जमानत उठा लिया, तो कहां उठाएगा जमानत, कहां CRPC प्राविधान है?
ये तो आपको पता ही ना, जो लोअर जुडिशरी है, जो स्टेट या सेशन जज है, उसको पूरी सीआरपीसी में कहीं कोई इनहेरेंट पावर नहीं है। जहां लिखा हुआ है कि यहाँ विवेक का इस्तेमाल करेगा वही करेगा, जहां लिखा हुआ है कि यहाँ ऐसे करेगा तो वो ऐसे करेगा, वहां विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको, क्योंकि कहीं इनहेरेंट पावर नहीं दिया गया है। तो बताइए कैसे करें? कहीं कहीं प्रावधान होना चाहिए ना। बहुत बार आता होगा कि हम जमानत हमको उठाना है जी, समाहरण तो तब करेंगे जब वायलेट करेंगे ना, वायलेशन करेंगे तो समाहरण कर देंगे। 444 कभी सीआरपीसी पढ़िएगा तो उसी में लिखा हुआ है कि अगर बीच में जो है अगर कोई बंद पत्र उठाना चाहता है तो वो एप्लीकेशन दे देगा, तो उसके लिए वारंट जारी होगा एक्यूज। अब वो आएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी नया बंद पत्र दाखिल करने के लिए। अगर नया बंद पत्र दाखिल नहीं करता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। वही स्थिति इसमें भी है। सेक्शन 121 के परंतु में लिखा हुआ है कि वो उस व्यक्ति के जो है कारण और लिखित करेगा, वो अगर दे रहा है एप्लीकेशन तो उसको वारंट देगा। तुरंत कस्टडी में हो जाएगा, कस्टडी में हो जाएगा अगर नहीं फ्रेश दे रहा है। और मजिस्ट्रेट चाहे तो तब तक मना कर सकता है जब तक कस्टडी में ना आ गया। अब तो भाई बड़ा अच्छा हुआ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपने बंद पत्र लिया और उसको आपने सऊदीया भेज दिया और फिर आप कहें साहब आप हम वापस करना चाहते हैं, तो फिर उसका सब खत्म हो गया ना, उसकी मंशा की, उसका क्या मंशा रही है, उसका मंशा खत्म हो गई। तो उसमें यह है कि नहीं उपस्थित होगा तब वापस करें, तब तक आप रहिए। छोटी आपने लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको सुनिश्चित करिए। जब वो आ जाएगा तब आप मुक्त कर दिया जाएगा। वही स्थिति इसमें भी है 121 में कि तब मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर बंद पत्र देने का ऑर्डर हो गया है और इसके बाद भी जो है वो बंद पत्र नहीं दे रहा, जो अवशेष अवधि है उस अवशेष अवधि के लिए उसको डिटेल किया जा सकता है। जो 6 महीने की है, अगर 117 का ऑर्डर किया गया है तो अगर 110 में आपने 3 साल के लिए किया है तो 3 साल तक के लिए उसको रखा जा सकता है। अब ये अलग बात अपना रिविजन करें या अपील करें। ये जो आदेश होगा आपका 117 में ये रिवाइजेबल है, अपील होगी। रिवीजन कहां सीआरपीसी में रिवाइज होगी और कहां अपील होगी, किसमें अपील होगी, किसमें रिवाइज, किसमें रिवीजन होगी। जैसे लिखा हुआ है कोई व्यक्ति एक्विट हो गया तो उसकी अपील करेंगे। जहां अपील होगी वहां रिवीजन नहीं होगा। तो इसमें 373 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अगर बंद पत्र दिया तो उसकी अपील होगी। इस संबंध में कोई भी ऑर्डर अगर किया गया है तो उसकी अपील की जाएगी। कम बंद पत्र, कम धनराशि किया गया, ज्यादा धनराशि किया गया है, ज्यादा अवधि की गई है, कम अवधि की गई है, तो सबके लिए अपील। और जहां जहां अपील का प्रावधान नहीं है वहां रिवीजन करके हम कर सकते हैं। ज्यादा समझ हो रहा है क्या? चलिए एक चीज बस और अंत में कहना चाहेंगे कि 40 के वजह आप लोग क्लासमेट है शुरू हो एक चीज सिर्फ और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ। एक चीज लगेगा कि जैसे आपको लगेगा कि नहीं हम जो है इससे अच्छी सेवा में जा सकते हो। मैं सबसे कहता रहता हूँ, फिर एक बार आप लोगों से कहूंगा, जो आपकी सेवा है उससे बेहतर कोई सेवा नहीं है। इसलिए अपनी सेवा पे गर्व कीजिए। निश्चित रूप से बड़ी मेहनत करके, तपस्या करके, 1-2 बजे रात पढ़ करके लोक सेवा आयोग बीट करके हम लोग आए हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हमको अपनी सेवा पे गर्व करना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपको घमंड होने लगे ना, थोड़ा सा कभी कभी लगता है ना कि अरे हम तो जो है बहुत बड़े अधिकारी हो गए हैं, तो अपने साथ वालों की तरफ निगाह एक बार उठाइएगा कि हमारे आपके साथ पढ़ने वाले, हमसे आपसे अच्छा जज कोई नहीं हो सकता। हमारे आपके साथ पढ़ने वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आज 10,000 रुपए का ठिकाना नहीं है। 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए नहीं मिल रहा है, 10,000 रुपए की व्यवस्था हो। जब आपको घमंड हो कि आप बहुत ही स्मार्ट हैं, तो आप सोच लीजिए उस व्यक्ति को अपने साथ वाले का जिसके 10,000 ठिकाने नहीं। और जब आपको हीन भावना महसूस हो, वैसे महसूस नहीं होनी चाहिए, इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन अगर हीन भावना महसूस हो तो आप देखिएगा कि आपसे ज्यादा, जिसको आप कहते हुए कहीं तो ठीक से पढ़ नहीं रहा, गधा है, वो हमसे आपसे अच्छी जगह है। तो दोनों तरीके से करना है। बाकी मैं बड़ा भाई हूँ आपको, आप सभी लोग जब भी जरूरत हो
एक मेरा प्रॉब्लम ऑफ प्रॉसिक्यूटर का ग्रुप है, बहुत से लोग जुड़े भी होंगे उसमें। तो उसमें बीच में हम लोग अपना डिस्कशन करते रहते हैं लीगली। तो कई प्रदेश के 8-10 प्रदेश के जुड़े हुए हैं, करीब 25-30 जुडिशियल अफसर भी हैं, 2-3 ग्रुप है, पुलिस के भी कई आईपीएस सब जुड़े हुए हैं अलग अलग से। तो उसमें जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग भेजिएगा। सिर्फ उसमें इतना ही है कि उसमें न किस राजनीति की कोई चर्चा नहीं होगी, उसमें सुबह शाम का कोई नमस्कार नहीं होगा, उसमें सिर्फ विधिक पर चर्चा होगी, क्योंकि विधिक पर चर्चा के लिए ही है। आप लोगों ने बहुत धैर्य से हमको सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बैठे हुए हैं।